नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा सिगमंड फ्रायड जी का मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत से पहले हमने अपना वृद्धि और विकास पढ़ा और उससे पहले हमने अपना वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ा था। उसी के सीरियल में हम अब वृद्धि और विकास के से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद में हम अपने आगे के टॉपिकों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी आज हम देखते हैं अपना मनोविश्लेषण का सिद्धांत क्या है। देखिए, सिगमंड फ्रायड जी ने इस सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिया था और इस सिद्धांत में क्या मन का विश्लेषण किया था, मन के सभी पक्षों का विश्लेषण किया था और इन्होंने मन के 3 पक्ष बताए। एक पक्ष, पहला पक्ष बताया विचारात्मक पक्ष और दूसरा बताया क्रियात्मक पक्ष और तीसरा बताया हमारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बताया इन्होंने कि बालक के मनोलैंगिक विकास कैसे होता है, इसका सिद्धांत बताया। देखिए, इनमें इन्होंने मन के 3 पक्ष, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस, इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो और इसमें बालक के विकास की 5 अवस्थाएं बताई। हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमारी ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां क्या होती हैं। ठीक है, और हम सीखेंगे कि हमारे विचार मन में कैसे कैसे आते हैं और उनको हम वातावरण के साथ सीख करके अपने प्रयोग में कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, आज हम समझते हैं आज का हमारा सिद्धांत। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था और ये हमारे ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे। इसको कब दिया इन्होंने? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिया। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने 3 पक्ष बताए, विचारात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और मनोलैंगिक विकास। कितने पक्ष? 3 पक्षों में बांटा और इनको इन्होंने बताया। देखिए, हमारा विचारात्मक पक्ष क्या होता है। विचारात्मक पक्ष के हमारे 3 भाग बताए इन्होंने, चेतन यानी कॉन्शियस, अर्धचेतन सब कॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस। और इन्होंने बताया क्रियात्मक पक्ष बताए इनके कि इनके क्रियात्मक पक्ष हमारे 3 भी होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। हम इनके बारे में देखेंगे और हम इनका विकास भी समझेंगे कि इन्होंने मनोलैंगिक विकास के स्टेप्स क्या क्या बताए हैं। देखिए, हम देखते हैं पहले अपना विचारात्मक पक्ष। इन्होंने मन को के 3 पक्षों को जो बताया, इसको चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इसको हम सब कॉन्शियस भी बोलते हैं, सब कॉन्शियस ना। इसकी आकृति इन्होंने बताई कि इसकी आकृति बर्फ की चट्टान के समान यानी आइस बर्ग के समान होती है। या फिर क्या बताया कि इसकी आकृति स्थलाकृति होती है, यानी एक स्थल के समान होती है, स्थलाकृति होती है, यानी टोपोग्राफिकल संरचना की तरह बताया इन्होंने कि इसकी आकृति कैसी होती है, स्थल के समान होती है या फिर आइसबर्ग के समान होती है ना। और इन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए, क्या होता है कि हमारे मन का जो भी भाग होता है उसका हमारा क्या 10% भाग ही केवल हमारा सब कॉन्शियस होता है, यानी हमारा मन का केवल 10% भाग कॉन्शियस होता है यानी चेतन होता है। बाकी हमारा 90% भाग, क्या 90% भाग हमारा अनकॉन्शियस होता है यानी कि अचेतन होता है। यानी कि हमारे मन के में जो भी विचार होते हैं वो केवल कितने कॉन्शियस माइंड में 10% ही रुकते हैं और शेष 90% सब कॉन्शियस माइंड से होते हुए कहाँ अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने हमारी 3 अवस्थाएं बताई ना। मैंने आपको बताया कि इन्होंने 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इसको बताया। और देखिए, इन्होंने क्या बताया कि हमारा पूर्व ज्ञान, हमारे चेतन मन में जो पूर्व ज्ञान होता है ना, ये हमारा ज्ञान क्या करता है, जो हमारा बाहरी ज्ञान होता है, बाहर की दुनिया का ज्ञान, बाहरी ज्ञान, इसके साथ में क्या अंतः क्रिया करता है, इसके साथ में
अंतः क्रिया करता है, और क्या करता है, जो इससे इससे अंतः क्रिया करके जो इसका नवीन ज्ञान आता है ना, जो इसका नवीन ज्ञान आता है, उस ज्ञान में ये क्या करता है, विस्तार करता है। यानी पूर्व ज्ञान में विस्तार करके नवीन ज्ञान बनाता है ना, और इस पूर्व ज्ञान में विस्तार करेगा और इसमें क्या बनाएगा, नवीन ज्ञान बनाएगा। इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो चेतन मन होता है ना, इसमें हर समय विचार आते रहते हैं, विचार इसमें आते रहते हैं ना, इसमें विचार लगातार आते रहते हैं, नए विचार आते रहते हैं ना। यानी हमारा बाहरी ज्ञान जो होता है ये हमारे पूर्व ज्ञान के साथ आकर मिलते हैं ना, नए विचार आते रहते हैं, वही इसमें मिलकर के नए ज्ञान का विस्तार करते हैं। और देखिए इसमें ये जो हमारे विचार होते हैं ना, ये हमारे पुराने विचार इसमें कुछ समय रुकने के बाद क्या करते हैं कि हमारे अर्धचेतन मन में जाते हैं और इसमें कुछ समय रुकते हैं ना। इसमें रुक करके पूरे, देखिए इसमें 10% ही रुक पाते हैं ना, और इसमें कुछ नहीं, इसके सारे विचार जो इसमें आए ये सब हमारे जा करके पूरे 90% विचार रुक जाते हैं किसमें, अचेतन मन में। और जब हमें कुछ आवश्यकता पड़ती है ना, जब हमें कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम इन पुराने विचारों को ये सारे जो हमारे पुराने विचार होते हैं, पुराने विचार हमारे कहाँ जमा हुए, ये हमारे सब जमा हुए अचेतन में ना। ये हमारा होता है अर्धचेतन और ये हमारा चेतन, चेतन, ठीक है। एक मिनट तो करेक्ट कर दें। चेतन, देखिए जो हमारे सारे पुराने विचार होते हैं, जो यहाँ पर हमारे जमा सारे पुराने विचार होते हैं, वो हमारे, अगर हमको कोई चीज याद करनी है ना, तो हमारे जो अचेतन मन में जमा सारे पुराने विचार होते हैं वो पहले आएंगे किसमें, अर्धचेतन मन में ना। फिर इनका छनन होगा, और इसमें छनने के बाद ये विचार हमारे पहुंच जाएंगे चेतन मन में। ये हमारे विचार नए विचार का रूप ले लेंगे ना फिर से, क्योंकि हमारे इसमें जो सारे पुराने विचार थे, जब हमको किसी भी चीज की, किसी भी विचार की आवश्यकता पड़ती है, या हम जब अपने चेतन मन में कोई भी चीज सोचते हैं, तो वो सब हमारे कहाँ, अर्धचेतन मन में छनने के बाद ना हमारे सब चेतन मन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा चेतन और अचेतन मन क्या होते हैं। देखिए चेतन मन क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, ये हमारा हमेशा क्या जागृत रहता है ना। और ये देखिए अचेतन मन हमारा इन दोनों के बीच की स्थिति ना। अचेतन हमारा क्या होता है, यह हमारे कंट्रोल से बाहर का माइंड होता है, यह हमारा होता है अचेतन मन। इसमें हमारे सारे दबे कुचले हुए विचार, इसमें हमारी सारी जो क्रियाएं चलती रहती हैं, मन में पीछे से आप कुछ सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ कैसे भी विचार आ रहे हैं, ये सब हमारे किसमें, अचेतन मन में चलते रहते हैं ना। लेकिन हम उनको चेतन मन में कब लाते हैं, जब अर्ध चेतन से क्या करते हैं, छानते हैं ना। इसमें छनने के बाद में आते हैं कौन से विचार, जिसकी हमें आवश्यकता होती है ना। इसमें विचार सारे आते रहते हैं, मैंने बताया आपको, इसमें विचार सब आते रहते हैं और वो इससे स्थानांतरण होकर के क्या करते हैं, सब इसमें चले जाते हैं ना, इसमें जाकर स्थिर हो जाते हैं। इसमें केवल 10% विचार ही रुकते हैं और इससे सारे बदल करके यहाँ चले जाते हैं। इसमें सक्रिय विचार आते हैं ना। देखिए इसको हम विचारात्मक छन्नी भी कह सकते हैं, विचारों को जो छनन करता है ना। देखिए इसमें स्टेबल, ये हमारे, इसके विचार हमारे हमेशा स्टेबल रहते हैं, लेकिन इसके हमारे अस्थायी रहते हैं ना। ये हमारी देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी इसमें कोई भी विचार आता है रुकने के बाद चला जाता है। इसमें उपलब्ध, ये हम इसमें हमेशा उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि इसके विचार हमारे क्या, इससे होकर के इसमें अचेतन मन में जाते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी विचार को याद करना होता है तो हमारे
अर्धचेतन मन तुरंत याद दिलाता है और वो चेतन मन में भेज देता है ना। देखिए ये हमारे, देखिए इसमें हमारे विचारों का संकलन होता है, इसमें सब विचार जमा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और इसके विचार हमारे हम कभी भूलते नहीं हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए होता है ना। यही हमारे व्यक्तित्व का आधार होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होगा यही हमारा तय करता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, अचेतन मन ही होता है। देखिए इसको हम मेमोरी बैंक बोलते हैं और क्वेश्चन आता है कभी कभी, मेमोरी बैंक कौन सा भाग होता है मन का, आप बताएंगे अर्धचेतन मन, क्योंकि यही हमारे सारे विचारों को छानने का काम करता है, उनको उपलब्ध कराता है ना, किससे, अचेतन मन से छानने के बाद में। देखिए इसमें विचारों की नवीनता और संशोधन, मैंने आपको बता दिया ये चीज पहले ही, विचारों की नवीनता और संशोधन क्या होती है ना। देखिए यही हमारे विचारों की प्रस्तुति का आधार होता है। अगर आपको कोई भी चीज प्रस्तुत करनी है ना, तो आपको ये आपके अचेतन मन में मैसेज भेजेगा कि भाई विचार भेजिए। ये हमारा अचेतन मन, अचेतन मन से वो विचार ले करके किसमें, छानने के बाद में कि वही विचार है या नहीं, अचेतन में भेज देगा। देखिए वर्तमान तथा वास्तविक ये हमारे वर्तमान स्थिति से जुड़े होते हैं ना, ये हमारे विचारों का संतुलन करता है, ये तो हमने पहले ही जान लिया। देखिए मैंने बताया आपको इसमें सारी पुरानी, कड़वी, अनैतिक, असामाजिक और कामुकता की इच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर्स सब इसी से उपलब्ध होती हैं, सब इसी के द्वारा जागृत की जाती हैं। और देखिए ये हमारा क्या होता है कि देखिए पूर्व अनुभवों या यादों को जब भूल जाते हैं, तो जब हम थोड़ा सा अपने मन में जोड़ देते हैं, तो अर्धचेतन मन सब बातें अचेतन मन से लेकर के हमारे चेतन मन में भेज देता है ना। देखिए आप एक चीज नोट करिएगा कि, एक मिनट, आप एक चीज नोट करिएगा, नोट, देखिए हाँ, 14 दिन तक कोई भी विचार हो, 14 दिनों तक कोई भी चीज हो, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी विचार हो ना, विचार हो बिना रिवीजन के, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वह आपको याद नहीं रह पाएगा ना। अगर आप इसको 14 दिन के अंदर अंदर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको यह 14 दिन के बाद भूल जाएगा। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया आपको कि इन्होंने इसको क्या बताया कि एक आइसबर्ग की तरह बताया, एक स्थलाकृत के तरह बताया। ये बताया इन्होंने हमारा कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये हमारे क्या होते हैं। देखिए मैंने बताया आपको इसमें सारे विचार आते हैं, सब प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना। ये हमारा मेमोरी बैंक होता है, इसमें हमारे क्या हमेशा नॉलेज स्टोर रहता है ना। ये हमारी क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ ना, फियर, सारे भय और सेल्फिश मोटिव ना, यानी अपने लिए इसको क्या करना है, ये सब इसी से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए हम अपना देखेंगे गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। इन्होंने इसके भी 3 भाग बताया कि हमारा गत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष क्या होता है ना। देखिए इन्होंने बताया हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो ना, यानी परा अहम, ये हमारे क्या होते हैं। देखिए समझिएगा आप, हमारा इड जो होता है हमारा, ये हमारा जैविक पक्ष होता है, हमारा बायोलॉजिकल पक्ष होता है। लेकिन हमारा ईगो वैज्ञानिक पक्ष होता है ना, मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। लेकिन सुपर ईगो हमारा कैसा, सामाजिक पक्ष होता है ना। इस जितनी हमारी सारी दबी कुछ इच्छाएं होती हैं, पार्श्विक प्रवृत्ति होती है, कैसे अचेतन की तरह सब इसी में होती है ना। देखिए यह हमारा संतुलित व्यवहार, जैसे हमारा अर्धचेतन था वैसे हमारा ये हमारे संतुलित व्यवहारों को प्रस्तुत करवाता है। ये हमें आदर्श बनाकर रखता है ना, ये हमें एक आदर्श पुरुष का निर्माण यही कराता है ना। और देखिए डेविल इन मैन, ये हमारा एक दानव की तरह प्रवृत्ति रखता है ना।
हमें एक दानव की तरह बनने के लिए मजबूर करता है, हमारी सारी अनैतिक सारी दमित इच्छाओं को फ्रेश करता है और वह एक व्यक्ति में दानव की तरह व्यवहार कराने के लिए इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। ये हमारा मैन इन मैन ये संतुलित होता है भाई, जैसा है ये एकदम वैसा ही प्रस्तुत करेगा। लेकिन यह हमारा बना चुना करना एंजल की तरह, जैसा है उससे बहुत बढ़ा चुराकर एक भगवान की तरह प्रस्तुत कराएगा ना। देखिए इसमें हमारा सुखवादी होता है भाई, इसमें ये कहता है यह अपने सुख के लिए जीता है, इसमें ही हमारी समस्त शारीरिक क्रियाएं आती हैं ना, क्रियाएं खाना सोना आराम करना ना, ये सब हमारी ईड में ही आती हैं। ये हमारा क्या होता है अनैतिक दमित इच्छाओं में और का कारण होता है, यही हमारा कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम लोग कहीं समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ईड ही हमारा इसका जिम्मेदार होता है। और देखिए हमारा ईगो क्या होता है, यह हमारा वास्तविक सिद्धांत होता है भाई, ये हमारा वास्तविकता से जैसे हमें वैसे ही प्रस्तुत करवाता है ना। ये हमारा समायोजन, ये हमारा चेतन मन से जुड़ा होता है ना। और ये हमारा क्या व्यवहारों को एकदम सही तरह से, जैसे व्यवहारों की आवश्यकता है वैसे ही क्या मिला जुला कर हेर फेर करके प्रस्तुत करवाता है ना। ये हमारा सुपर ईगो आध्यात्मिक दुनिया में विलीन रहता है ना, वास्तविकता से दूर, यानी अपने आप में रहता है कि हाँ मैं ही हूँ सब ना। और यह क्या होता है, अगर यह हमारा अधिक हो जाएगा ना सुपर ईगो, तो यह किसी व्यक्ति को कुछ समायोजन भी का जिम्मेदार होता है। यही देखिए उच्च स्तरीय नैतिकता क्या होती है, नैतिकता और आदर्श मूल्य मान्यताएं मूल्य यह सब हमारा सुपर ईगो में भी आता है ना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताइए मनोविश्लेषणवाद का सामाजिक पक्ष कौन सा होता है ना, तो आप क्या बताएंगे सुपर ईगो ना। इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखिए आगे देखते हैं, देखिए कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए सुपर ईगो हमारा तीनों में पाया जाता है ना, यह हमारा तीनों पक्षों में मिल जुला करके आ जाता है। ईगो हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्शियस और किसमें, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में। लेकिन ईड हमारा, मैंने बताया आपको कि ईड हमारा क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड होता है ना। देखिए हमने अपना देखा अभी ईड, अब हम ईड देखेंगे कि हमारा ईड के दो भाग बताए गए। इन्होंने बताया कि ईड हमारा दो प्रकार से होता है, एक इरोस और एक थैंटोस। देखिए जो हमें क्या जीवन जीने के लिए उत्साहित करे ना, प्रेम आकर्षण जीवन जीना ये सब की इच्छा का प्रतीक हमारा होता है, जो हमें जीवन जीने के लिए उत्साहित करे। और यह हमारा ईगो हमारा क्या, वो थैंटोस हमारा क्या होता है, यह हमें हमेशा हमारी नकारात्मक चीजें दिखाएगा, यह हमें हमारे विनाश की ओर प्रेस करता है ना। यह हमें हमारे विनाश, हमारे नकारात्मक पक्षों को दिखा करके हमारे जीवन का नाश करने की ओर क्या प्रेस करता है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे विचारात्मक पक्ष, क्या विचारात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जब इनके बीच में अंतःक्रिया होती है, जब इनके बीच में अंतःक्रिया होती है तो क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। और यही व्यक्तित्व के निर्माण के हमारे तीन पक्ष बताए हैं। किसने, हमारे तीन पक्ष बताया सिगमंड फ्रायड जी ने। इन्होंने बताया मूल प्रवृत्तियां ना, और चिंता और रक्षा युक्तियां। देखिए मूल प्रवृत्तियां इन्होंने हमारी दो बताई, मेन रूप से दो बताई, और 11 रक्षा युग्म बताए हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो हमारे मूल प्रवृत्तियां होती हैं दो, यह देखिए यह हमारी एक होती है जीवन और एक मृत्यु। ये हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है भाई, देखिए 98% लोगों के अंदर या
जीवों के अंदर जीवन की प्रवृत्ति होती है जो हमें जीवन जीने की प्रत्याशा की ओर आगे बढ़ाए। लेकिन उनमें से 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारी मृत्यु की प्रत्याशा की ओर आगे बढ़ाते हैं ना। 2% लोग अपनी मृत्यु की प्रत्याशा रखते हैं, जीवन जीने की प्रत्याशा नहीं रखते हैं। तो यही हमारे इन्होंने बताया कि 98% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन जीने की प्रत्याशा रखते हैं, लेकिन 2% लोग जीवन नहीं जीना चाहते हैं, वो मरने की ओर ना प्रत्याशा रखते हैं। और लेकिन इन्होंने एक कमाल की चीज़ बताई कि 100% लोग ये सब अपने क्या कामुकता की इच्छा रखते हैं भाई, सेक्स डिजायर से सब रखते हैं। इनको सबको 98% और 2% इनको सभी को क्या सेक्स इंस्टिंक्ट यानी कि कामुकता की भावना उत्पन्न होती है और इन्हें ये चाहिए ना। यही हमारे इन्होंने बताया कि चाहे जैसा पुरुष हो उसको 100% कामुकता की भावना होती है और 98% में जीवन जीने की प्रत्याशा, 2% में मृत्यु की प्रत्याशा ना। देखिए इन्होंने बताया चिंता, इन्होंने अपने 3 बच्चों में दूसरा बताया चिंता। चिंता क्या होती है भाई, किसी चीज़ के बारे में हमें सोच हो जाना, भय हो जाना ना। चिंता मतलब कि वो चीज़ हम कर पाएंगे कि नहीं, डर हो जाना ना। चिंता एक ऐसी, देखिए चिंता एक समान मानव प्रकृति है, इस सब में आती है। अपने भविष्य की बात चीज़ों को सोचने के लिए मनुष्य में चिंता आते ही आती है ना। चिंता बताया। और अच्छा एक तो है भाई गेरा। देखिए गेरा में हम मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट में एक ज़्यादा आती है जिसे हम देख लेंगे तादात्मीकरण। देखिए आपने देखा होगा कि अंगूर खट्टे हैं, एग्जाम्पल ना। एक लोमड़ी थी, अंगूर खाने गई, अंगूर नहीं मिले उसको, उसने कहा अंगूर खट्टे हैं ना। तो यही हमारा एग्जाम्पल होता है तादात्मीकरण या औचित्यकरण का ना। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है कि तादात्मीकरण ऐसे दिया था कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ पाने की इच्छा रखता है और अगर उसको वो चीज़ न मिले ना तो वह उसके बारे में क्या गलत बात बता देता है। यही होता है तादात्मीकरण ना, यही होता है हमारा औचित्यकरण। तो ये हमारी मेन थी, बाकी तो बहुत कम आती हैं, आती ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए इन्होंने अब क्या किया कि अपनी विकास की 3 अवस्थाएं बताई। देखिए एक चीज़ हमारा छूटा, क्या छूट गया कि ये जो होती है इनकी सेक्स इंस्टिंक्ट ना, ये हमारा छूट रहा था। इसको हम लिबिडो भी बोलते हैं। अगर आपको आ जाए लिबिडो क्या होता है ना, तो आप लोग बताएंगे कि हमारी जो कामुकता की इच्छा होती है, हमारा जो प्राइमरी यानी जो हमारे जीवन को आगे चलाता है, प्राइमरी ड्राइव एक मिनट ड्राइविंग ना, ड्राइविंग फोर्स ये सही होगा। ड्राइविंग फोर्स हमारा जो होता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, इसी को हम बोलते हैं लिबिडो। यानी यही हमारी कामुकता ही होती है लिबिडो। ये आ सकता है टर्म, तो आप याद रखिएगा कि लिबिडो क्या होता है, हमारी कामुकता ही लिबिडो होती है। जो हमारा प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होता है, जो हमारे जीवन को चलाने वाला क्या होता है, फोर्स होता है, वही हमारा होता है लिबिडो ना। अब देखिए अब इन्होंने अपने मनोलैंगिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। मैंने बताया था आपको कि हम लोग आगे मनोलैंगिक विकास भी पढ़ेंगे। अब इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्था? एक बताई इन्होंने ओरल एज ना, ओरल एज। दूसरी बताई इन्होंने एनल एज यानी गुदावस्था। तीसरी फैलिक एज यानी लैंगिक अवस्था। चौथी बताई सुप्तावस्था। 5वीं बताई जननावस्था। देखिए ये क्या होती हैं, सबसे पहले समझिएगा आप ओरल एज क्या होती है ना। एक मिनट, देखिए इसमें बालक अपने किसका मुख का ज्यादा प्रयोग करता है, मुख का प्रयोग, मुख का। ये बालक में 1 साल तक के बालक में पाई जाती है। मुख्य प्रयोग करेगा तो भाई बालक का स्तनपान करेगा ना, यानी सकिंग करेगा ना। और क्या करेगा, सकिंग करेगा और शारीरिक क्रियाएं करेगा भाई, हिलना डुलना ना, हाथ पैर हिलाना, यानी शरीर संबंधी क्रियाएं लिख लीजिए आप, शरीर
संबंधी क्रियाएं, ये बालक इसी अवस्था में करता है। अब देखिए एनल एज हमारी क्या होती है भाई, एनल एज हमारी जो गुदावस्था होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मेन प्रयोग करता है ये गुदा का ना, किसका, गुदा का। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी 2 से 3 वर्ष के बालक में होती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपने शारीरिक नियंत्रण की शुरुआत करता है भाई, चलना, धीरे धीरे दौड़ना ना, खड़े होकर के चलना, दौड़ना, हल्का हल्का बोलना, इसमें क्या करता है, शारीरिक नियंत्रण की शुरुआत करता है, शुरुआत आप लिख लीजिएगा, शुरुआत करता है। ठीक है, देखिए इसी अवस्था में क्या होता है कि हम उसको बताते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें देते हैं इसको, क्योंकि आपको टॉयलेट जाना है तो आपको कैसे करना है ना, बालक को अलग, बालिकाओं को अलग। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग एग्जाम्पल में, जैसे क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हमारी अब तीसरी अवस्था क्या होती है, फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था। ये भाई हमारे 4 से 6 साल के बालक में होती है ना, इसमें 4 से 6 साल में बालक होती है। देखिए इसमें हम बालक को उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में शिक्षा देते हैं कि भाई उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताना। और देखिए इसी स्टेज में बालक में क्या होता है, ऑडपस और एक हमारा होता है इलेक्ट्रा। अब हम देखेंगे हमारा होता क्या है, ऑडपस क्या होता है, इलेक्ट्रा ना, इन्हीं ग्रंथियों का इसमें निर्माण होता है, अपना बालक यही करता है। बताएं, अभी हम बता रहे हैं आपको कि हमारी ये ग्रंथियां होती क्या है ना, ऑडपस क्या होती है, इलेक्ट्रा क्या होती है ना। देखिए इसके पहले हम समझ लें अपना लेटेंट स्टेज क्या होता है, हमारी सुप्तावस्था क्या होती है। देखिए ये हमारी 7 से 12 साल के बालक में होती है। देखिए इस अवस्था में बालक की क्या समस्त क्रियाएं शून्य होती है ना, निष्क्रिय हो जाती है समस्त। देखिए इसमें समस्त यौन क्रिया निष्क्रिय हो जाती हैं ना, क्रियाएं या यौन क्रिया सही रहेगा, यौन क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक, इसमें बालक में समस्त यौन क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए इसमें बालक अपने लिए रक्षा युक्तियों का प्रयोग करने लगता है, रक्षा युक्तियों का प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे बताया था मैंने आपको अभी कि अंगूर खट्टे हैं वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बालक समस्त रक्षा युक्तियों का प्रयोग करना सीख जाता है। देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरी 11 रक्षा युक्तियां पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे जो मेन लगी, जो आती है, मैं आपको वो पहले ही बता दिया हूं ना। देखिए अब हमारा क्या आता है, जननावस्था। भाई इसमें भी देखिए, अब इसमें बालक अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स का ज्यादा प्रयोग सीखता है ना। देखिए इसी स्टेज में बालक या बालिका को अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आता है ना, जैसे प्रेम, लव ना, स्नेह, ये सब उसको इसी अवस्था में आता है ना। आ सकता है आपको कि बताइए किसी बालक सिगमंड फ्रायड जी के अनुसार किसी बालक में विपरीत लिंग की आवश्यकता कब होती है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको ना। तो हमारी इसी में होती है, किसमें, जेंटल स्टेज में होती है। अब देखिए मैंने बताया आपको अभी कि हमारी ऑडपस क्या होती है, इलेक्ट्रा क्या होती है ना। ये सब ग्रंथियां हम देख लें क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए ऑडपस क्या होता है, इसकी हिंदी लिख दें, इसको देखिए हिंदी में भी ऑडपस ही बोलते हैं। ऑडपस, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा आप। इसमें क्या होता है आप इसको समझिएगा, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है कि इसमें लड़का या लड़की ना, हाँ एक मिनट, देखिए इसमें इलेक्ट्रा में क्या होता है कि इलेक्ट्रा
आपको दोनों एक साथ समझाऊं, जब समझ में आएगा। देखिए, इसमें लड़का या लड़के को, यानी पुरुष को, लड़का ही समझिए, लड़के को अपनी, देखिए विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण इसमें होगा, लेकिन क्या इसमें लड़के को अपनी माँ के प्रति ज्यादा प्रेम होगा ना। इसी स्टेज में, कौन सी स्टेज में, सुप्तावस्था के स्टेज में, सॉरी लैंगिक अवस्था के स्टेज में, इसमें लड़के को अपनी माँ के प्रति ज्यादा प्रेम होगा, और इसमें लड़कियों को, आपने देखा होगा, लड़कियों को अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, पिता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है ना। यही हमारा होता है क्या, ऑडिपस में क्या होता है, लड़का अपनी माँ के प्रति ज्यादा स्नेह फील करता है ना, और पिता से ईर्ष्या करता है, यानी कि अपने लिंग से ईर्ष्या करने लगता है बालक स्टेज में ना। पिता से ईर्ष्या करेगा, माँ के प्रति ज्यादा प्रेम, पिता से ईर्ष्या ना, अपने लिंग के प्रति ज्यादा ईर्ष्या फील करता है ना। इसमें क्या होगा कि लड़कियां अपने माँ से ईर्ष्या फील करेंगी, और अपने पिता से ज्यादा प्रेम। देखिए इसमें बालक को प्रेम स्नेह, देखिए इतने जो हमारी एज होती है, इसमें बालक को प्रेम स्नेह तो होता नहीं है, हमारी जन्मावस्था में होता है, लेकिन इसमें ये उनमें गुण आ जाता है, कौन सा, कि उनको अपने माँ से ज्यादा प्रेम, उनको अपने पिता से ज्यादा प्रेम, इतना वो समझने लगते हैं, इन ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। देखिए इन्होंने क्या, सिगमंड फ्रायड जी ने एक बताया था नर्सिसिज्म ना, स्वमोह, आपको बता दे रहा हूं, बाकी आता नहीं है, नर्सिसिज्म ना। इसमें बताया कि कोई बालक या बालिका को खुद से प्रेम होता है ना, वो खुद से प्रेम होता है, वह अपने को, जैसे अपने को बार बार निहारना, बार बार शीशे में निहारना ना, बार बार हाथ पैर मुंह साफ करना, बार बार मुंह धोना ना, बार बार शीशे में निहारना। इन्होंने इसको बताया था कि एक स्टेज बालक में होती है समूह की, बालक में समूह ये होता है जिसमें बालक खुद से प्रेम करता है या बालिकाएं खुद से प्रेम करती हैं, और वो क्या करेंगे, अपने आप को खुद बार बार निहारेंगे, बार बार सजेंगी संवरेंगी, कोई हमें फोकस करे ना, यही होता है हमारा समूह। देखिए इन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें भी दी थी, एक पुस्तक इन्होंने 1900 ईस्वी में दी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ना, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इन्होंने दिया 1900 में, और द साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस इन्होंने 1915 में। आप याद कर लीजिएगा, इन्हें समझाने कुछ तो होता नहीं है। देखिए बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल इन्होंने 1920 में दिया, और द ईगो ऑफ द आइड इन्होंने क्या 1923 में दिया। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।